इकोनॉमिक्स के नए अध्याय जिसमें बैंकिंग एवं मुद्रा से रिलेटेड हम लोग प्रश्न देखेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने लगभग 150 प्रश्नों तक हल देख लिया था। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे और इस अध्याय में जो हम लोग कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे मुख्य रूप से उसमें बैंक दर यानी कि रेपो रेट, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, यानी इन सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, यह इकोनॉमिक्स का अध्याय है 150 से आगे यानी 151 से हम लोग देखते हैं। चलिए, 151 में करा है सस्ती मुद्रा का अर्थ है। तो देखिए, सस्ती मुद्रा 150 तक तो हम लोग कर ही लिए थे। सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? ऑप्शन में है ब्याज की कम दर, ब्याज की निम्न स्तर, आय का निम्न स्तर और निम्न जीवन स्तर। देखिए, सस्ती मुद्रा का अर्थ अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो हम लोग इससे पहले जो चैप्टर हम लोगों ने देखा था उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति। तो मुद्रास्फीति में क्या था? मुद्रास्फीति का अर्थ ही था कि मुद्रा का फैलाव, यानी जब मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ रही थी, मुद्रा का मूल्य का फैलाव हो रहा था, तब वस्तुओं के दाम बढ़ रहे थे। तो अर्थात हम कह सकते हैं उस परिस्थिति में क्या हो रहा था। इससे रिलेटेड 5 से 6 प्रश्न था जो हम लोगों ने देखा था। प्रश्न क्या था? जैसे एक प्रश्न था कि जब मुद्रा का मूल्य गिर जाता है तो कीमतें क्या हो जाती है? तो उसमें कीमतें बढ़ जाती है। फिर हम लोगों ने देखा था कि मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या हो जाती है? सस्ती और महंगी। यह सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने चर्चा किया था। तो उसमें वस्तुएं महंगी हो जाती है। तो सस्ती मुद्रा का अर्थ है कि क्या हो जाना, यानी कि सस्ती मुद्रा कब होगा? हुआ होगा मुद्रास्फीति की स्थिति में। उस स्थिति में क्या होगा? मुद्रा का मूल्य जो है उसके मूल्य में गिरावट आएगा और वह क्या होगा? तब ब्याज भी कम हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने यह भी देखा था कि जो जो ऋण देने वाला है यानी जो देनदार है उसको हानि होता था और लेने वाला है उसको लाभ होता था। कब? मुद्रास्फीति की स्थिति में। तो ये कंडीशन था, वो प्रश्न को ध्यान में रख लेंगे। मुद्रास्फीति तो वही होगा था। सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम दर, यानी कि जो लेनदार होगा उसको इसमें बेनिफिट होगा, कम इंटरेस्ट पर उसको पैसा मिल जाएगा। क्लियर? और इस प्रश्न को देखना चाहते हैं तो आप स्पष्ट रूप से देखिए, 24-25 में चर्चा हुई है इसकी स्पष्ट रूप से। 22 और 23 क्वेश्चन नंबर में। नेक्स्ट देखिए 152 में, IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सममूल्यन घोषित करना होता है अमेरिकी डॉलर के रूप में। बिल्कुल सही बात है। IMF के अनुसार आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से IMF को जब क्या होने लगा, जब उसकी मॉनेटरी पॉलिसी यानी जब वह मौद्रिक नीति का जब वह क्या कर रहा था, प्रतिपादन कर रहा था, तो उस समय करने में उसके क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तो क्या होना, उसके US डॉलर और स्वर्ण को लेने के बजाय वह कृत्रिम रूप से स्टार्ट करता है, जो SDR होता है ना, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है, कृत्रिम मुद्रा का वो निर्माण करता है। तो हालांकि इसमें 5 वो शामिल रहते हैं। ये इसलिए खासकर किया जाता है IMF के द्वारा कृत्रिम मुद्रा का, ताकि जो घट बढ़ रहा है उसकी जो अस्थिरता आ रही है किसमें? स्वर्ण और अमेरिकी डॉलर में, उस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने कृत्रिम मुद्रा का निर्माण करता है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो वही प्रश्न यहाँ पर करा, IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सम्मूल्यन घोषित करना होता है अमेरिकी डॉलर के रूप में। किस में? सिल्वर के रूप में, कि स्वर्ण के रूप में, कि पाउंड स्टर्लिंग? तो यह हो जाएगा पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। क्या करना होता है? उसको समकुल्य घोषित करना होता है कि कितना उसके एवज में उसका मूल्य है। 153 में देखिए, यदि मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या होती है? काफ़ी अच्छा प्रश्न कह रहा। मुद्रा बहुत अधिक हो यानी कि मार्केट में मुद्रा का क्या हो जा रहा? फैलाव हो रहा, मुद्रास्फीति हो रहा। स्फीति का अर्थ ही होता है फैलाव। और वस्तु बहुत कम हो तो उस परिस्थिति में को मुद्रास्फीति कहेंगे। और इसमें कंडीशन क्या क्या होगा? वस्तुएं महंगी हो जाएगी, उसके बाद जो देनदार रहेगा उसको हानि होगा, लेने वाले को फायदा होगा, इंटरेस्ट कम पर मिलेगा। ये सभी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, तो यह हो जाएगा मुद्रास्फीति। नेक्स्ट, बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है। अब बैंक दर क्या होता है पहले ये समझिए। वाणिज्य बैंक जो RBI से क्या करती है? लेन देन के लिए जो कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों के लिए जो उधार लेती है वो बैंक दर होती है। हालांकि बैंक दर अब अप्रचलित है, उसके जगह पे क्या करती है? रेपो रेट यूज करती है वाणिज्य बैंक। रेपो रेट भी जस्ट बैंक दर के बराबर होता है। वह भी अपने डेली लाइफ के लिए, उपयोग के लिए, जो वाणिज्य बैंक जो होती है RBI के द्वारा कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों के लिए जो लीन लेती है वो रेपो रेट कहलाती है। फिर आगे रिवर्स रेपो रेट की भी चर्चा। तो बैंक दर है, बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित क्या होता है? ब्याज का दर प्रभावित होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि जो ब्याज का जो दर होता है वह क्या होता है? उस पर प्रभाव होता है। यानी बैंक दर जब बढ़ेगा तो बैंक ब्याज दर भी बढ़ जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, जब वाणिज्य बैंकों को पैसा ज़्यादा मूल्य पर RBI से मिलेगा तो वह ग्राहकों को भी ज़्यादा देगा। तो इस वजह से ये कंडीशन होता है। तो ब्याज दर में क्या पड़ेगा? ब्याज का बाजार दर पर प्रभावित होगा। नेक्स्ट देखिए 55 में, बैंक दर वह दर है जिस पर क्या होता है? बैंक दर का मतलब अभी हम लोगों ने देखा बैंक दर क्या होता है। बैंक दर वह दर है जिस पर वाणिज्य बैंक
क्या करती है, केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई से उधार लेती है और उसके उधार के बदले में उसे कुछ क्या करना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है आरबीआई को। ये है बैंक दर। तो हालांकि बैंक दर अब प्रचलित में नहीं, इसके जगह पे रेपो दर, रेपो रेट जिसे हम लोग कहते हैं, रेपो दर वही बैंक दर के विकल्प के तौर पर है। तो बैंक दर वह दर है जिस पर क्या होता है, एक बैंक पब्लिक को उधार देता है, बिल्कुल नहीं। आरबीआई पब्लिक को उधार देता है, बिल्कुल नहीं। आरबीआई का तो पब्लिक से रिलेटेड कोई काम ही नहीं है। आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देता है, बिल्कुल सही है, आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देता है। नेक्स्ट देखिएगा 156 में, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति होती क्या कहते हैं। हम लोगों ने चर्चा कर लिया था कि मुद्रा के प्रकार, हॉट मुद्रा, सुलभ मुद्रा, हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी। तो यहाँ पर करता है शीघ्र देशांतर, तो वह होता है हॉट मनी। हॉट मनी के अंतर्गत में क्या होता है कि उसका शीघ्र देशांतर हो जाता है। जैसे शेयर बाजार में लगे हुए जो निवेश होते हैं, जो मुद्रा होते हैं, वो आते हैं क्या में, शीघ्र देशांतर यानी गद्र मुद्रा में। अब प्रश्न उठता है क्या सुलभ मुद्रा भी होता है? बिल्कुल, सुलभ मुद्रा वो होता है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में उसकी पूर्ति अधिक हो, वो सुलभ मुद्रा हो, वह सुलभ मुद्रा होता है। और हॉट मनी दुर्लभ मुर्गा, दुर्लभ यानी हार्ड करेंसी क्या होता है, तो हार्ड करेंसी होता है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में पूर्ति कम हो, तो वो हार्ड करेंसी में चलाता है। वो सभी चर्चा हम लोगों ने पहले वाले कॉन्सेप्ट पे भी किए हैं, यहाँ पे भी हम लोग कर लिए। 157 में देखिए, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है, 1 रुपये के सिक्कों और नोट को छोड़कर। आपको यह पता होना चाहिए कि 1 रुपये के सिक्के और नोट जो जारी करने का वह वित्त मंत्रालय के पास है, यानी कि उस पर जो हस्ताक्षर होता है वह वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। तो दोनों प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो वही करा, 1 रुपये के नोट को छोड़कर तो वह होता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के अगर कार्यों में पढ़ेंगे तो उसको नोट का निर्गमन करने का, इशू ऑफ करेंसी नोट का जारी करने का उसके पास अधिकार है। और बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है, विदेशी विनिमय के रूप में काम करता है, विदेशी मुद्रा का विनिमय के रूप में काम करता है, शाखों का नियंत्रण करता है। ये सभी कार्य आरबीआई का है, जो प्रश्न ऑप्शन में डाल दिए जाते हैं। हालांकि इसमें तो एक ही है। नेक्स्ट हम लोग देखिए 157 के बाद 158 में आते हैं। 158 में कह रहा है कि वित्तीय सुधारों के लिए नरसिम्हन समिति की स्थापना का सुझाव दिया गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न। अब हम लोग पहले समझते हैं कि नरसिम्हन समिति की स्थापना कब और क्यों की गई थी। नरसिम्हन समिति की स्थापना किया जाता है जून 1991 ईस्वी में। क्या कहता है, इस समिति की स्थापना की जाती, क्यों की जाती है, क्योंकि 1991 ईस्वी में भारत आर्थिक स्थिति से सामना करता। उस आर्थिक स्थिति के संकट के पश्चात क्या कहता है, डॉक्टर नरसिम्हन के नेतृत्व में एक अध्यक्ष, एक समिति का गठन किया जाता है। उस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर नरसिम्हा राव होते हैं। वो जून में गठन होता है, दिसंबर में अपनी रिपोर्ट सौंपता है। और उस रिपोर्ट में एक अहम, हालांकि बहुत सारा परिवर्तन की मांग होता है। जैसे देखेंगे एसएलआर में भी कमी किया जाता है। जो एसएलआर होता है वह लगभग होता है 38%, उसको 28% करने की बात होती है। फिर आप देखेंगे कि ऋणों की वसूली के लिए एक विशेष ट्रिब्यूनल की स्थापना की बात होती है। इस तरह से और होती है। लेकिन मुख्य एक और जो 4 स्तरीय बैंकिंग संरचना देती है, जो 4 स्तरीय, जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर, इस तरह से इस समिति 4 स्तरीय बैंकिंग संरचना को सुझाव देती है। तो ऑप्शन में है बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय। कौन कौन? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, और उसके बाद क्षेत्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर, ये 4 दिए। नेक्स्ट 159 में देखिए, सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है। अर्थोपाय देखिए, वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांस, किससे लेती है सरकार? वह स्वाभाविक सी बात है, वह आरबीआई से लेती है अगर उसे जरूरत पड़े तो। यह प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 160 में, निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी यानी कि वेतन का प्रमुख निर्धारक माना जाता है। इस प्रश्न जो ऑप्शन में है उसमें किसको वास्तविक मजदूरी माना जाता है? जो वेतन का जो निर्धारण कौन करता है? कार्य की प्रकृति करता है, कि अतिरिक्त आमदनी करता है, कि पदोन्नति, तो कि मुद्रा की क्रय? स्वाभाविक सी बात है, जो मुद्रा की क्रय शक्ति होगी वही तो वास्तविक वेतन का निर्धारण करेगी ना। आप, स्वाभाविक सी बात है, आपके पास ज़्यादा मुद्रा होगी तो क्रय शक्ति करने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो मुख्य रूप से इन चारों प्रश्न में वास्तविक मजदूरी का जो निर्धारण करा वह मुद्रा की क्रय शक्ति कर रही, कम ज़्यादा जो भी आपके अनुसार जो आप कमा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 161 में, निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? अब करा राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो थोड़ा समझिए कि राष्ट्रीयकृत बैंक क्या है, कब इसे जरूरत किया गया, कब इसे राष्ट्रीयकृत किया गया। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रीयकृत बैंक हुआ 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया? आपको पता होगा राष्ट्रीयकरण करने से पहले वो सभी बैंक निजी बैंक थी जो पूंजीपतियों को ऋण और बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रही थी। लेकिन जब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 14 बैंकों को, तो आम लोगों के लिए, हालांकि कृषि प्रधान देश हमारा था, तो जो कृषक भाई थे उनके लिए क्या कर सकते हैं, ऋण और बैंकिंग सेवाएं भी उपलब्ध हो गई आसान वे में, जो पहले पूंजीपतियों के हाथों में थी। तो इस तरह से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता, उसमें से कह रहा नहीं है। कौन कौन है? देना बैंक, तो राष्ट्रीयकरण इसका हो किया गया था। उसके बाद विजया बैंक, इसका भी कॉर्पोरेशन बैंक, फेडरल बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में स्थापित की गई? जो भारत में जो राष्ट्रीय आवास बैंक है, तो आपको पता होगा NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक,
यह किसकी अनुषंगी संस्था है? तो वह भारतीय रिजर्व बैंक की अनुषंगी संस्था है। आपको यह ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इसी के अनुशंसा पर क्या क्या 1988 ईस्वी में क्या क्या नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना किया जाता है। तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 160 में देखिए, सहभागिता नोट निम्नलिखित में से क्या है? देखिए, सहभागिता नोट मुख्य रूप से वो होते हैं जिससे क्या होता है, जिसका जो विदेशी निवेश होते हैं, जिसको अधिकार नहीं होते हैं भारत में, यानी कि जो बना हुआ है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बना हुआ है, उसमें वो पंजीकृत नहीं होते हैं, तो वो लिखित माध्यम से निवेश करते हैं इंस्ट्रूमेंट में। तो उस जो क्या होता है, भारतीय शेयर बाजार में जो ही निवेश करने की जो लिखित इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसका सहारा विदेशी निवेशक लेते हैं, वही सहभागिता नोट कहलाता है, PNS पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? विदेशी संस्थागत का निवेश वही हो जाएगा। क्यों निवेश किए सहभागिता नोट्स के माध्यम से? क्योंकि क्या होता है, ये जो विदेशी निवेशक होते हैं वो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास पंजीकृत नहीं होते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने के लिए एक लिखित इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेते हैं। कौन? विदेशी निवेशक, जिसे ही क्या कहा जाता है, सहभागिता नोट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, 164 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रेपो दर ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंकें भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेती है। हमने चर्चा किया था कि रेपो दर क्या होता है। रेपो रेट वह रेट है जिस पर वाणिज्य बैंक RBI से कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों के लिए उधार लेती है, वह होता है रेपो रेट, जिसके बदले में वाणिज्य बैंक को कुछ इंटरेस्ट अदा करनी पड़ती है। तो करा वही रेपो दर रेपो दर ऐसी दर है जिस पर अन्य भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेती, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है, किसी देश के गिनी गुणांक एक का मान का अभिप्राय है कि उस देश की जनता में प्रत्येक की आय में पूर्णतः समानता है। पहला तो टर्म समझ लिए, दूसरा गिनी गुणांक। देखिए, गुनी गुणांक क्या होता है? किसी भी देश के निवेश, जो किसी भी देश हो गया, राष्ट्र हो गया, उसके जो निवासी हैं वो आय का प्रतिनिधित्व करता है गिनी गुणांक के द्वारा। उस आय को मापा जाता है, वो प्रतिनिधित्व वही करता है किसी भी देश या राष्ट्र के आय का, जो वितरण का प्रतिनिधित्व गिनी गुणांक करता है। इसमें एक मान होता है जो पैमाना तय किया गया है। जो जीरो का मान होता है वह पूर्ण समानता को इंगित करता है। अगर जीरो है तो कह रहा है कि समानता है वहाँ पर, अगर एक है तो पूर्ण असमानता को इंगित करता है। और एक से कम, हालांकि जो औसत रखा गया है 0.4 से नीचे आमतौर पर स्वीकार्य है इस तरह का। तो हमारे अनुसार तो एक पर्याप्त है, लेकिन यहाँ पर करा एक का मान का अभिप्राय है उस देश की जनता में प्रत्येक आय से समानता, तो हमें दूसरा पर्याप्त नहीं लग रहा। अगर आपके माइंड में कुछ विशेष है तो आप कमेंट कर सकते हैं इसका। 165 में देखिए, हाल में भारतीय समाचार के संदर्भ में MCX या SX क्या है? प्रश्न में है सुपर कंप्यूटर है, क्या है, चंद्रमा संगठन अन्वेषी है, एक स्टॉक एक्सचेंज है, नाप के सकते। आपको शायद ये प्रश्न नया और लग रहा होगा कुछ अलग, क्योंकि आप MCX का नाम तो सुने होंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है स्टॉक एक्सचेंज। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा, स्टॉक एक्सचेंज की तो चर्चा हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर में की, जिसमें से हम लोगों ने जाना कि क्या होता है सर, क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज, क्या होता है म्यूचुअल फंड, उन सभी पे भी हम लोगों ने चर्चा किया। तो मुख्यतः हम लोगों ने ये चीज़ समझ लिए थे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या था। स्टॉक एक्सचेंज एक तरह का क्या था, एक तरह का टेबल, जिसे आप टेबल कहिए या फिर एक तरह का प्लेटफॉर्म कहिए, जहाँ पर शेयरों की खरीद बिक्री हो रही थी। यानी जो निवेशक हैं वो अपने मन मुताबिक शेयरों को खरीद कर रहे थे, और अन्य निवेशक जो उसे खरीदना चाह रहे थे उसे वो बेच रहे थे। वो ही एक प्लेटफॉर्म था, उस पर खरीद बिक्री ऑनलाइन हो रहा था। अब MCX भी इस तरह का तो चर्चा नहीं, वहाँ पर हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देखें, फिर उसके बाद OTCEI देखें, इन सभी को देखें, लेकिन MCX की चर्चा नहीं होती। तो ये अब उधर तो क्या था, वह था जो शेयर बाजार जो हम लोगों ने पढ़ा, वह जो था संस्था और बड़े बड़े कंपनियों के जो शेयर थे जो खरीद बिक्री किए जा रहे थे, वो शेयर कहला रहे थे। लेकिन अब जो है एक वायदा बाजार है। अब वायदा बाजार क्या है? वायदा बाजार में मुख्यतः कच्चे माल और जो कृषि उत्पादक जो हैं उनको शामिल किया गया, उसे वायदा बाजार कहते हैं। तो यही ये दोनों शेयर बाजार ही है, लेकिन वह शेयर बाजार कहला रहा, यह वायदा बाजार कहला रहा। तो अंतर यही है, वायदा बाजार में क्या हो जाता है कि इसमें ग्राहकों को एक वादा किया जाता है, जो आने वाले टाइम में शेष राशि का भुगतान कर जो भी क्या है वो क्या किए हैं, बुक किए हैं संपत्ति, वो खरीद सकते हैं। तो ये होता है वायदा बाजार। तो यानी आगामी तारीख के लिए किया जाने वाला कारोबारी सौदा, जिसमें भुगतान और जो डिलीवरी होती है वो क्या किया जाता है, उसी आगामी तारीख को तय किया जाता है। यानी कुछ दे दीजिए, जैसे मान लेते हैं वायदा बाजार क्या हुआ, हमने देखा कि आगामी तारीख के लिए किया जाने वाला यह कारोबारी सौदा है, जिसमें आप मान लेते हैं आपको लग रहा है कि 6 महीना बाद सोने का मूल्य बढ़ जाएगा। आपको 6 महीना बाद आप किसी का ऑर्डर लिए हुए हैं, आपके पास सोना नहीं है, आप सोना लेना चाहते हैं, तो उस सोना को आप ऑर्डर कर दिए, इसी रेट पर आपको 6 महीना बाद मिलेगा, चाहे उसका मूल्य घट गया हो या बढ़ गया हो। तो फिर व्यापारी जो शेष राशि कुछ बुक किया जो किया, फिर उस दिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसी रेट पर आपको
क्या करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से उसे हम लोग वायदा बाजार कहते हैं। यही हो गया कि जो शेष राशि आगामी यानी कि आगामी तारीख के लिए किया जाने वाला भुगतान जो होता है, जो सौदा होता है जिसमें शेष भुगतान और डिलीवरी उसी आगामी तारीख को किया जाता है। तो ये वायदा बाजारों के दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फ्यूचर और एक होता है ऑप्शन। इसमें वर्तमान में वायदा बाजार में लेन देन के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर है वह 5 केंद्र स्थापित किया गया है। जिस तरह से जो राष्ट्रीय स्तर पर जो स्टॉक एक्सचेंज थे, जिसमें से हम लोगों ने देखा कि कितने स्टॉक एक्सचेंज, लगभग 23 स्टॉक एक्सचेंज थे ना, वो था। तो इसमें जो है वायदा बाजार में राष्ट्रीय स्तर पर 5 है, जिसमें लगभग 113 जिन्सों का वायदा। जिन्सों का अर्थ होता है सौदा हो गया, जिसमें आप गल्ला कह लीजिए, अनाज कह लीजिए। तो मुख्य रूप से इसमें तो कच्चे माल के साथ साथ में दाल, चावल, मसाला, यानी इन सभी को क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया कृषि उत्पादक क्षेत्र को। तो वही है, उसी का एक MCX है। MCX का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। तो वही हो गया मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो क्या MCX SX सिर्फ है? नहीं, MCX के अलावा आप पढ़ेंगे NCDEX है, ACE है, और उसके बाद CEX है, NMCE है। तो ये सभी 5 हैं जो मुख्य हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया कि वायदा बाजार क्या होता है, यानी कि आगामी तारीख के लिए किया जाने वाला सौदा, जिसमें डिलीवरी और भुगतान वही सी तारीख को क्या किया जाता है, तय किया जाता है। तय नहीं किया जाता, दिया जाता है। तय तो पहले ही हो जाता है। तो ये होता है, जिसमें 2 होते हैं, एक ऑप्शन होता है, इसमें 2 तरह से किया जाता है, एक ऑप्शन और एक फ्यूचर हो जाए। इसमें वर्तमान में वायदा बाजार के लिए लेन देन के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र हैं, जिसमें क्या किया जाता है, 113 जिन्सों का वायदा बाजार की खरीद बिक्री किया जाता है। और उसमें क्या था, उसमें हम लोगों ने देखा था शेयर मार्केट में क्या देखा था। तो बस इसका विकल्प के तौर पर आप कह सकते हैं कि इधर वायदा बाजार है, जिसमें खदानों और कच्चे माल सहित खरीद बिक्री की जाती है, और उधर शेयर मार्केट में शेयरों की खरीद बिक्री। उस शेयर में जो शामिल कौन होते थे, बड़े बड़े कंपनी होते थे, जो अपने क्या कंपनी को बढ़ाना चाह रहे हैं, या फिर ऋण को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, या ब्याज को कम करना चाह रहे हैं। उन परिस्थिति में वह अपने कंपनी के कुछ हिस्सों, शेष हिस्सों या उससे भी ज़्यादा हिस्सों को वह क्या करते हैं, आम लोगों को बेचते थे। और वह जो बेचते थे, और जो निवेशक खरीद बिक्री के लिए जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध था वो स्टॉक एक्सचेंज कहला रहा था, और जो खरीद रहे थे, जो बेच रहे थे, वो शेयर उसका कहला रहा था। तो ये था शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज। तो हम लोगों ने ये समझा। अब 166 में देखिए, समझना जरूरी था, नहीं तो आप इस चीज़ को समझते नहीं और भूल जाते। 166 में देखिए, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपका। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था में कौन सी सर्वप्रथम घटित होने वाले। पहला है बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण। याद करिए, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब होता है, हुआ होता है 1956 ईस्वी में, जिसमें आप देखेंगे बीमा में 243 कंपनियों का विलय करके LIC की स्थापना की जाती थी 1956। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ होता है कब होता है, 1 जनवरी 1959 ईस्वी को होता है, 59 को इसमें होता है, जिसमें 8 बैंकों का विलय करके भारतीय स्टेट बैंक दिया जाता है। उसके बाद बैंकिंग रेगुलेटिंग अधिनियम, चलिए इसे रहने दीजिए, पहला पंचवर्षीय 1951, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट यह जो लागू होता हुआ 1949 में होता है। इसी बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट के तहत RBI की स्थापना होगी। तो ये था, तो सबसे पहले हो जाएगा बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट देखिए 167 में देखिए क्या है, नीचे देश लिखा हुआ और स्टॉक एक्सचेंज हुआ। चलिए, स्टॉक एक्सचेंज क्या था, हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि स्टॉक एक्सचेंज वह प्लेटफॉर्म है जहां पर क्या करते हैं, निवेशक अपने शेयरों को खरीद और बिक्री करते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, कोई निवेशक जो शेयर को खरीदे हैं, फिर अन्य किसी इच्छुक निवेशक को बेचना चाहते हैं, तो वो चीज़ों के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है, वो स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। तो कह रहा है जापान का जो स्टॉक एक्सचेंज है वह निक्की है, बिल्कुल सही बात है, जापान का निक्की है। सिंगापुर का सीकॉम्प नहीं है, जबकि सिंगापुर का जो सीमेक्स SGX वही है, सीमॉक्स है इसका स्टॉक एक्सचेंज। यूके का कहा है, यूके का है FTSE, हम लोग पहले भी देखे थे, FTSE 100 यूके का था। USA का नेस्डेक, एक USA का स्टॉक एक्सचेंज, और क्या था जो नामी था, जो डी जॉन्स था। तो ये सभी केवल जो गलत है सुमेलित है, वह केवल 2 है। नेक्स्ट 168 में देखिए, वह कौन सा बैंक है जिसमें कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए गए हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, किसान क्लब कौन बनाए। तो पहले समझिए, ऑप्शन में सभी प्रश्नों को देखिएगा तो एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिससे स्पष्ट ही पता चल रहा है ग्रामीण से यानी क्षेत्रीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर पहुंचने का मुख्य उद्देश्य इसके द्वारा किया गया। तो आपको पता होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी में नरसिम्हा समिति की रिपोर्ट पर किया जाता है। तो आपको पता होगा उस समय 196 क्षेत्रीय बैंक होते हैं। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि केलकर समिति की सिफारिश पर कि नए क्षेत्रीय बैंक को क्या गठन करने से रोका जाता है, यानी कि अब क्षेत्रीय बैंक का गठन नहीं किया जाएगा, वो केलकर समिति सिफारिश करता है। फिर आप देखेंगे खुसरो समिति के सिफारिश पर क्या कर दिया जाता है, उस क्षेत्रीय बैंक को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए विलय किया जाता है, जो अब 196 से मात्र, अगर 2022 का रिपोर्ट देखेंगे तो 38 बचा हुआ है, हाल ही में तो शायद 1-2 का हुआ है। तो इन बैंकों का जो उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग एवं अन्य उत्पादन गतिविधियों को आर्थिक नियंत्रण
से जोड़कर उनका क्या करना, विकास करना। इसके स्वामित्व निकाय मतलब 3 लोगों के पास था। कौन कौन थे, जैसे सरकार के पास 50%, प्रायोजक बैंक के पास 35% और संबंधित राज्य के पास 15%। तो इस तरह से इसका निकायों को बांटा गया था, इसमें सरकार, प्रायोजक बैंक और संबंधित बैंक है। तो ये था क्षेत्रीय बैंक। अब ये भी हम लोगों ने जाना था कि सिक्किम और गोवा में एक भी क्षेत्रीय बैंक नहीं है। चलिए 168 के बाद हम लोग 169 में आते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने की बात है। अब बृहद बैंक है और उत्पत्ति देश, तो हम लोग आइए चर्चा करते हैं। ABN AMRO काफ़ी चर्चित और काफ़ी प्रसिद्ध बैंक, काफ़ी बड़ा बैंक। तो क्या यह यूएसए का बैंक है? तो बिल्कुल नहीं। चर्चा पहले हुई है कि ABN AMRO जो बैंक है यह यूरोप का सबसे बड़ा 8वां बैंक में आता है, जिसकी एम्स्टर्डम हेडक्वार्टर नीदरलैंड है। वह 63 करोड़ के साथ यह है। तो आप सोच सकते हैं, तो यूएसए का नहीं, यह एम्स्टर्डम नीदरलैंड का। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट दो में है क्वार्लेज बैंक। क्वार्लेज बैंक क्या यूके का बैंक है? तो बिल्कुल सही बात है। जो क्वार्लेज बैंक है यह यूके लंदन का ही, यह विश्व का 10वां बड़ा बैंक है। तो यह सही है। कुरकामन बैंक जापान का, तो क्या कुरकामन बैंक जापान का नहीं, वह अमेरिका का है। तो इस तरह से सिर्फ केवल 2 ही इसमें सही है। नेक्स्ट 170 में देखिए, भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? चर्चा पहले भी हुई है, यहाँ भी हम लोग करेंगे कि भारत में रुपये का अवमूल्यन हुआ है। पहला 1949 ईस्वी में हुआ है, दूसरा 1966 ईस्वी में हुआ है और तीसरा 1991 ईस्वी में हुआ है। और आपको यह पता होना चाहिए 1991 में 2 बार हुआ था। पहला 1 जुलाई को हुआ, उसमें शायद 9% किया गया, और फिर 3 जुलाई को उसमें 11%। जो प्रथम में हुआ है उसमें अमेरिकी डॉलर में गिरावट 20% आता है। प्रश्न यह भी पूछा गया 71 में। देखिए, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये को 2 बार अवमूल्यन किया गया था? अभी चर्चा किए वर्ष 1991 के। 92 में क्या किया गया? भारतीय अवमूल्यन 2 बार किया गया। एक 3 जुलाई था, 1 जुलाई। यह 1 जुलाई को किया गया, दूसरा 3 जुलाई को। पहली बार में 9% का अवमूल्यन, दूसरी बार में 11% का अवमूल्यन। पहली बार में जब 9% का अवमूल्यन हुआ तो भारतीय अमेरिकी डॉलर में जो गिरावट 20% का देखने को मिला। नेक्स्ट देखिए 172 में, भारत में कौन मुद्रा की पूर्ति करता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब बताइए, भारत में कौन मुद्रा की पूर्ति करता है? तो मुद्रा को पूर्ति यानी कि निर्गमन करने का अधिकार क्या है? तो नोट का निर्गमन करने का अधिकार वह भारतीय रिजर्व बैंक का है, आरबीआई का इशू ऑफ नोट करेंसी। तो इसके अधिकार में है, तो यह हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट देखिएगा 173 में, अक्टूबर 2019 में एक निर्णय लिया गया कि थोक मूल्य सूचांक का आधार वर्ष 1993-94 से हटाकर कर दिया जाए। अब पहले हम लोग समझते हैं कि थोक मूल्य सूचांक क्या है। आपको पता होगा कि मुद्रास्फीति का जो मापांक होता है वह थोक 2 आधार पर किया जाता है, एक थोक मूल्य सूचांक पर और एक ये उपभोक्ता मूल्य सूचांक पर। तो जो प्रचलित है, जो भारत में लिया जाता है, वो थोक मूल्य सूचांक पर लिया जाता है। इसमें क्या होता है, लगभग 636 या 696 वस्तु शामिल है। इसमें क्या किया गया, सेवाओं क्षेत्र को नहीं लिया गया है। सेवाओं क्षेत्र के लिए जो है वह WPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचांक है। तो जो भारत में जो है क्या कहता है, मुद्रास्फीति के मापांक के लिए मुख्य रूप से थोक मूल्य सूचांक के लिए आता है। क्योंकि अब प्रश्न उठता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचांक, क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचांक में जो खुदरा स्तर पर जो लेन देन होता है, तो उसका सही उपलब्ध आंकड़ा नहीं होने के कारण खुदरा स्तर का, इसलिए खुदरा स्तर पर करना कठिन होता है। तो उसमें जो आधार मूल्य सूचांक 2009 में जो लिया गया था वह 2004-05 लिया गया था, लेकिन 2011 में फिर 2004-05 को परिवर्तन कर क्या कर दिया गया, वह 2011-12 कर दिया गया। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, प्रश्न काफ़ी अच्छा है, आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से 2009 में निर्णय लिया गया। तो क्या हो जाएगा, तो पहले तो 1993-94 से हटाकर 2004-05 किया गया। फिर देखिए ये जो डेट है ना, अक्टूबर 2000 में नहीं, वो पहले ही हुआ होगा, क्योंकि फिर 2004-05 से परिवर्तित कर 2011-12 कर दिया गया आधार वर्ष। चलिए ठीक है ना। तो अभी अगर प्रश्न पूछेगा तो वह क्या हो जाएगा, 2011-12 वर्ष आधार वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है, तो इसका साख सृजन पर प्रभाव पड़ता है। क्या है करता है, अगर भारतीय रिजर्व बैंक के नगद कोष यानी कि CRR, कैश रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो वह राशि होती है जिसे बैंक अपने कुल जमा में से क्या करती है, एक निश्चित राशि RBI के पास जमा करती है। और उस पैसा को ना तो RBI यूज कर सकता है और ना वाणिज्य बैंक यूज करता है, वह सिर्फ विपरीत परिस्थितियों में उसका उपयोग कर सकता है, अर्थात जब बैंक दिवालिया होता हो तब कर सकता है। स्वाभाविक सी बात है, जब क्या करेंगे, जब CRR कम करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है साख सृजन में वृद्धि होगा। नेक्स्ट देखिए 175 में 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? अब बताइए प्रश्न, 1969 में कितने बैंकों का? अभी हम लोगों ने देखा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया कि बैंक के राष्ट्रीयकरण होने से पहले जो यह अधिकार क्या था, किन लोगों के पास था, वह निजी बैंक के रूप में कार्य कर रहा था, जिसमें पूंजीपतियों को ऋण और वित्तीय संबंधी उपलब्ध हो रहा था सेवाएं। लेकिन राष्ट्रीयकरण होने से क्या हो गया, वह आम लोगों अर्थात कृषि प्रधान
देश में कृषक लोगों के लिए भी वह वित्तीय लेन देन और ऋण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध होना स्टार्ट हो गया। तो इसलिए बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उसमें इंदिरा गांधी होती है। हालांकि इस पर आप देखे होंगे किस तरह से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण में इसका मामला बैंक अथी में जाता है, कोर्ट में भी जाता है। नेक्स्ट देखिए 176 में भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करता है। अब बीमा क्षेत्र का नियमन आ जाइए तो ऑप्शन में है DFHI, CII, ACB, IRDA, LIC। तो बीमा क्षेत्र का नियंत्रण IRDA करता है। अब प्रश्न उठता है कि IRDA क्या है। तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि IRDA जो है वह क्या है, वह RN मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर कब गठन किया जाता है। उसका गठन 2000 यानी 19 अप्रैल 2000 को गठन किया जाता है। IRDA का आई का हो गया इंश्योरेंस हो गया, रेगुलेटरी हो गया, डेवलपमेंट हो गया, अथॉरिटी हो गया। इंश्योरेंस रेगुलर डेवलपमेंट इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन, तो यही करता है। इसका गठन क्या है, यह बीमा क्षेत्र के हितों को, यानी कि जो बीमा क्षेत्र में निवेशक हैं, जो निवेश यानी कि बीमा क्षेत्र के लोगों का जो है उसके हितों का रक्षा करना, इसका क्या है मुख्य उद्देश्य ही है कि बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनिमय करना और उनके जो पॉलिसी धारक हैं उनके हितों की रक्षा करना। यानी बीमा है उसका जो नियंत्रण करेगा, विनिमय करने का काम क्या है, सही क्या है, नियम पॉलिसी कुछ भी करता है तो IRDA उसको क्या कर सकता है, उसके लाइसेंस को रद्द कर सकता है, खारिज कर सकता है। तो ये सभी अधिकार है। और नेक्स्ट देखिए और भी ऑप्शन है जैसे LIC तो हम लोगों ने देखा था LIC की स्थापना कब 1956 ईस्वी में 243 कंपनियों का क्या कहता है एक साथ विलय करके बीमा कंपनी का स्थापना किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा बीमा क्षेत्र का नियमन यानी नियंत्रण। अब देखिए 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हम लोगों ने देखा कि एक प्रश्न आया था, क्या उस प्रश्न में हम लोगों ने देखा था कि 1 रुपये के सिक्कों और नोटों को छोड़कर तो 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर जो हस्ताक्षर होता है वह वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है ना। अब इसको जारी कौन करता है, तो यह वित्त मंत्रालय के द्वारा ही जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 178 में मुद्रा प्रसार इन्फ्लेशन क्या है, जो असत्य है। चलिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इन्फ्लेशन की चर्चा पहले भी हुई, यहाँ भी करा। इन्फ्लेशन के बारे में असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। पहला, इन्फ्लेशन में क्या होता है, मुद्रा प्रसार इंगित होता है, बिल्कुल है कि इन्फ्लेशन में मुद्रा का प्रसार होता है, परंतु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु आधार पर होती है। चलिए यहाँ पर रहने दीजिए, आगे बढ़िए। भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक मूल्य सूचांक के आधार पर की जाती है। हम लोगों ने देखा था कि जो मुद्रास्फीति की गणना है वह भारत में किसके थोक मूल्य सूचांक पे किया जाता है। तो 2 तरीके से किया जाता है, थोक मूल्य सूचांक और उपभोक्ता मूल्य सूचांक। लेकिन उपभोक्ता मूल्य सूचांक पे इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वहाँ पर जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं वह थोक के खुदरा के आधार पर होते हैं, जिसके कारण खुदरा के तौर पर सभी आंकड़े पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना होने के कारण थोक मूल्य सूचांक पर किया जाता है। इसमें लगभग कितने वस्तुएं समाहित है, लगभग 676 वस्तुएं, इसमें 697 वस्तुएं समाहित होंगी। तो ये थोक मूल्य सूचांक पर क्या था, बिल्कुल सही बात है। अब प्रश्न उठता है कि मुद्रास्फीति का जो है जो ये मतलब जो क्या किया जाता है उसका जो माप करने का आधार क्यों किया जाता है, तो इसलिए किया जाता है क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के जो औसत मूल्य में जो परिवर्तन होता है तो उस बदलाव को मापने के लिए किया जाता है। तो अब 2 भी सही है, 2 सही है। 3 में देखिए मुद्रा प्रसार के माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों का भी ध्यान में रखा जाता है। कह रहा मुद्रा प्रसार की माप के लिए, बिल्कुल सही बात है। हमने देखा कि जो मुद्रा प्रसार है उसकी माप के लिए क्या कर रहा है, कुछ वस्तुओं की भी क्या किया जा रहा है, खुदरा कीमत को भी ध्यान में रखा जा रहा है। क्यों, जिसमें से वस्तुओं सेवाओं पर शामिल था, तो वह था उपभोक्ता मूल्य सूचांक। उपभोक्ता मूल्य सूचांक में वस्तुओं को इंक्लूड किया रहेगा, क्योंकि जो आप देखेंगे थोक मूल्य सूचांक में सेवाओं को नहीं इंगित किया गया, सेवाओं को नहीं लिया गया, सेवा क्षेत्र को। तो सेवा क्षेत्र के लिए जो उसका खुदरा मूल्य सूचांक के द्वारा किया था, तो खुदरा कीमतों पर ध्यान में रखा जाता है, यह भी सही है। डी में देखिए क्या करा, डी में करा मुद्रा प्रसार की दर की नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है, तो यह गलत है। मुद्रा प्रसार का दर है कि नीचे जाने का तात्पर्य है क्या करना, घटना नहीं, मतलब घटना नहीं कर रहा है, तो घटना होगा तो घटेगा ही। तो यह ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है, और बाकी सभी ऑप्शंस क्या है, सही हैं। नेक्स्ट देखिएगा 179 में वॉल स्ट्रीट किसका नाम है। देखिए ये वॉल स्ट्रीट है, दलाल स्ट्रीट नहीं है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन करेंगे आप, ऑप्शन नंबर 1 मार दीजिए, आपको लगेगा तो वाल दाल अलग है। दलाल स्ट्रीट था जो 1850 ईस्वी में जो बरगद के पेड़ के नीचे सबसे पहले जो क्या हो रहे थे, जो वहाँ पर शेयरधारक थे, अर्थात आप जिसे दलाल कह सकते हैं, वो एकत्रित होकर खरीद बिक्री कर रहे थे। छोटे वस्तु थे, वस्तु विनिमय था उस समय था। धीरे धीरे बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, आवश्यकता बढ़ी, सब कुछ बढ़ा, स्थान की आवश्यकता पड़ी, तब जाकर फिर वो जो MG रोड है गांधी जी वहाँ मुंबई में, उसके नीचे जाकर एक स्थान मिला जो क्या कहलाया, दलाल स्ट्रीट। लेकिन ये वॉल स्ट्रीट है, यह न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है सबसे पहला, तो आप ध्यान में रखिएगा, पहला स्थायी स्टॉक एक्सचेंज वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क का। नेक्स्ट देखिए 190 के बाद हम लोग 180 में आते हैं। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई। तो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हम लोगों ने देखा था कि कौन सा समिति के, नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर किया जाता है, 1975 ईस्वी में किया जाता है। जिसमें से हम लोगों ने देखा किस तरह से जो स्थापना होती है उसमें 196 बैंक रहते हैं। फिर क्या हो जाता है
कि केलकर समिति की सिफारिश पर नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को स्थापना करने पर रोक लगती है। फिर आप देखें कि खुसरो समिति की अनुशंसा पर फिर ग्रामीण बैंकों का विलय किया जाता ताकि वो सुदृढ़ और मजबूत हो। तो ये कहानी था हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पर ये 1975 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो नाबार्ड क्या है? नाबार्ड हम लोगों ने इसके बारे में देखा था। मुख्य रूप से जो नाबार्ड की स्थापना करने का जो श्रेय होता है वह ग्रामीण क्षेत्र स्तरीय को बढ़ावा देना, यानी कि उसकी अवसंरचना को विकास करने के लिए क्या 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 था, यह नाबार्ड की स्थापना की जाती है। जो क्या क्या था वह आपको पता होगा कि कौन सा समिति था, वह समिति था ये देखिए ना, दिमाग से निकल गया कौन सा समय, हाँ शिवरामन समिति था। जो शिवरामन समिति 1979 में गठन किया था, फिर रिपोर्ट्स ऑफ दी, फिर रिपोर्ट के आने के बाद उसी के आधार पर 1982 ईस्वी में क्या किया था, नाबार्ड की स्थापना की जाती है। तो ध्यान में रखना है इसे। नाबार्ड क्या होता है? मुख्य रूप से हम लोगों ने देखा था ना, ग्रामीण ढांचे को एक शीर्षस्थ के रूप में क्या करना, तैयार करना। नेक्स्ट देखिए 182 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, उस पर विचार करना है। अब कह रहा है कि द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेंशंस, जो नेस्डेक के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है, यह एक अमेरिकी शेयर है। बिल्कुल सही बात है, जो नेस्डेक है वह एक अमेरिकी शेयर बाजार है। और इसके साथ में एक डी जॉन्स भी था। निक्की टोक्यो शेयर बाजार का शेयर बाजार, बिल्कुल सही बात है कि टोक्यो है जापान का शेयर बाजार इंडेक्स है। SPCNX निफ्टी बम्बई शेयर बाजार में 50 बड़ी कंपनियों का इंडेक्स है। देखिए ये थोड़ा हमें क्या लग रहा है, डाउट लग रहा है। आगे बढ़िए। हांगकांग शेयर बाजार बृहद कंपनियों के दैनिक परिवर्तनों का हैंगसेंग इंडेक्स दर्ज करता है। तो हांगकांग का क्या है, हैंगसेंग है, जो SGX के रूप में है। तो बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन ABC तो बिल्कुल सही। सी पे विचार करिए। देखिए अगर आप देखेंगे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है SPCNX जो है निफ्टी के नाम से भी जाना जा रहा था, तो उस वो क्या था 1996 ईस्वी में क्या करती है, तो 50 बड़ी कंपनियां का इंडेक्स नहीं कर सकते, कम था इसमें। वो बाद में 1996 ईस्वी में वो क्या करता है, NSE 50 के नाम से शेयर लॉन्च करता है। और उसके बाद फिर उसको 1998 ईस्वी में क्या किया जाता है, उसके बाद जो शुरू करता है NS50 नाम से जो इंडेक्स, उसके बाद फिर उसको परिवर्तन कर क्या किया जाता है, वह SPNX S&P CNX निफ्टी कर दिया जाता है। तो ये कहानी था इसका। तो ऑप्शन नंबर C ही है जो सही नहीं लग रहा है। नेक्स्ट देखिए थोक मूल्य सूचांक WPI क्या है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि थोक मूल्य सूचांक क्या है। क्या मुद्रास्फीति के मापने का जो आधार है वो दो है, एक थोक मूल्य सूचांक, एक उपभोक्ता मूल्य सूचांक। तो जो भारत में प्रसिद्ध है, जो भारत में मापा जाता है वह थोक मूल्य सूचांक पर मापा जाता है। यह कीमत आंदोलन में व्यापकता के साथ नियंत्रण रखता है, इसलिए इसे मुद्रास्फीति संकेतक के रूप में रहता है। कह रहा है कीमत आंदोलन में व्यापकता के साथ नियंत्रित रखता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें 676 वस्तुओं को शामिल किया गया है। इसमें खुदरा स्तर पर लिया, खुदरा नहीं थोक स्तर पर वस्तुओं को लिया जाता है। खुदरा स्तर पर देखिए, दूसरा जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को खूब खुदरा स्तर के वस्तुओं को क्या करने के लिए, मुद्रास्फीति के माप करने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन खुदरास्फीतियों का भारत में आंकड़ा सही तरह से एकत्रित नहीं होने के कारण परेशानियां होता है, इसलिए उसमें सिर्फ सेवा क्षेत्र को रखा गया है, क्योंकि उसका लेन देन जो होता है वह स्पष्ट होता है। तो ये हो गया। तो ये पर्याप्त लग रहा है। भारत में साप्ताहिक थोक कीमत सूचांक के संकलन और प्रकाशन का कार्य आर्थिक परामर्शदाता कार्यालय को सौंपा गया है। अब दूसरा प्रश्न थोड़ा सोचनीय है। कह रहा है कि जो साप्ताहिक थोक मूल्य सूचांक के संकलन और प्रकाशन का कार्य है वह क्या है, आर्थिक परामर्शदाता कार्यालय को सौंपा गया। तो हमें तो पर्याप्त लग रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, एक और सी दोनों हो जाएगा, कि उसका जो है आर्थिक परामर्शदाता कार्यालय को सौंपा गया है। नेक्स्ट देखिए भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है कैसा, आप पढ़िए क्या ऑप्शन में, नियत प्रत्यय प्रणाली के माध्यम से। तो आपको पता होगा जो भारतीय रिजर्व बैंक नोट जारी करता है वह नियत न्यूनतम आरक्षित प्रणाली CRR न्यूनतम आरक्षित। आपको पता होगा कि एक वर्ष में मात्र 10,000 करोड़ से ज़्यादा बैंक नहीं छाप सकता है इतना। तो यही होता है। तो नियत न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के माध्यम से 85 में 185 में देखिए 85 में कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कहाँ था प्रश्न, 185 था ना, हाँ, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत के बीच जो संबंध होता है वो कैसा होता है। प्रश्न को समझिए। करा मुद्रा के मूल्य में आप सोचिए, मुद्रा का मूल्य जब प्रसार हो रहा था, यानी जब बढ़ रहा था, प्रसार हो रहा था, तो क्या हो रहा था, कीमत बढ़ रहा था। तो स्वाभाविक सी बात है, जब मुद्रा का मूल्य का प्रसार हुआ, यानी कि जब मुद्रा के मूल्य में दर में कमी आई, तब क्या हो गया, उसका कीमत बढ़ा। तो हमेशा प्रतिलोम होता है मुद्रा के मूल्य और कीमत के स्तर का संबंध। ये हम लोगों ने मुद्रास्फीति का जब हम लोगों ने क्या किया, फिर से उसे जब एक बार रिकॉल किया, तो उन चीज़ों को स्पष्ट हो गया कि किस तरह से यह प्रतिलोम है। तो जिसमें देखे थे ना हम लोग कि मुद्रास्फीति मुद्रा का फैलाव है, नहीं, मुद्रा के मूल्य में कमी हो रहा था तो वस्तुओं का रेट बढ़ रहा था। नेक्स्ट देखिए स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या था, स्टैगफ्लेशन होता है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ में क्या हो जाता है, जो ये बेरोजगारी की दर जो उच्च होती है उसी को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो मुद्रास्फीति के साथ साथ जो होता है गतिरोध कह सकते हैं, या आपके बेरोजगारी रहेगा तो बिल्कुल होगा।
तो ये दोनों परिस्थिति साथ में बनता है तो स्टैग्फ्लेशन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बैंकिंग संगठन नहीं है, HDFC है, IDBI, येस बैंक भी है, सेबी नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि सेबी क्या है? आपको पता होगा सेबी क्या है। सेबी जो है वह प्रतिभूति बाजार का नियंत्रक है, उसको विनिमय करता है और जो शेयरधारकों के हितों की रक्षा करता है कौन? सेबी करता है। तो ये सेबी है, जिसे आपको पता होना चाहिए कि जो सेबी की स्थापना है वह कब हुआ था? वह 1988 ईस्वी में, फिर 1992 ईस्वी में क्या किया गया? इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं 188 में भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? अब सिक्के कौन जारी करता है? तो सिक्के जारी के लिए स्वाभाविक सी बात है, सिक्के हो या नोट हो, अब ऐसा बात नहीं कि वो अलग है, तो भारतीय ये हो जाएगा सिक्के जारी। अच्छा, सिक्का है ना, सिक्का वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। नोट के लिए है RBI। नेक्स्ट, अब सिक्का तो सब थोड़े ऐसा थोड़े 50 रुपये का सिक्का आता है, सिक्का 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया, अब तो 10 रुपये का भी आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्राइवेट बैंक है? प्राइवेट बैंक आप देखिए, यानी निजी बैंक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, साउथ इंडियन बैंक, देखिए कॉरपोरेशन बैंक, यह बिल्कुल सही है। यह क्या है? यह राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो 189 का जो है इसका क्या हो जाएगा? इसका कॉरपोरेशन बैंक ये भी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये भी है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ये तो है ही, इसका विलय अभी पंजाब नेशनल बैंक के साथ कर दिया गया। तो साउथ इंडियन बैंक जो है यह एक प्राइवेट बैंक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 190 में करते हैं, निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में? अब करा कोलकाता में किसका? आइए, पंजाब नेशनल बैंक का कहाँ है? तो यह दिल्ली में है। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ? यह मुंबई में है। कॉर्पोरेशन बैंक का है मंगलोर में है। यही है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक जो है, इसका मुख्यालय कोलकाता में है, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, RBI के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको पता करना। अब RBI का काम क्या है? तो RBI के बारे में देखिए, एक स्पष्ट शब्दों में RBI के जो कार्य थे वो हम लोगों ने देखा था, क्या था? RBI का जो कार्य था उसमें नोटों का निर्गमन करना, उसके बाद हम लोगों ने बैंकों के बैंक के रूप में काम करना, विदेशी मुद्रा का विनिमय करना, साख नियंत्रण करना, क्रेडिट कंट्रोल, ये सभी उनके कार्य थे। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारत में RBI बैंकों और प्रतिभूतियों बाजार का विनियामक है? बिल्कुल नहीं। बैंकों का तो है, लेकिन प्रतिभूतियों का कौन है विनियामक? हुआ है सेबी है, तो यह गलत हो जाएगा। RBI 1870 में कार्य करना प्रारंभ की थी, यह भी बिल्कुल गलत है। वह 1935 में कार्य करना आरंभ कर देती है। भारत में RBI स्वयं सहायता समूह का नियंत्रक है, तो RBI स्वयं सहायता समूह का नियंत्रक नहीं, ये भी गलत है। RBI भारत में विदेशी मुद्राओं को आरक्षित करता है, बिल्कुल सही बात है, विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है और उसको मुद्रा आरक्षित करने का काम RBI के पास में होता है। 192 में देखिए, भारत में मुद्रा एवं साख नियंत्रण किसके द्वारा किया था? काफ़ी अच्छा प्रश्न। अब देखिए, भारत में मुद्रा एवं साख नियंत्रण, अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे RBI होगा, तो RBI ऑप्शन में है ही, अच्छा है ना, RBI तो बिल्कुल हो जाएगा। मुद्रा एवं साख नियंत्रण। मॉनेटरी पॉलिसी क्या था? हम लोगों ने देखा था मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल गलत था, जिसमें हम लोगों ने देखा था मॉनेटरी पॉलिसी क्या था, जिसमें विशेष आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो मुद्रा का प्रसार और संकुचन करने के जो प्रबंधन था वही मॉनेटरी पॉलिसी करा। उसमें विशेष आर्थिक उद्देश्य क्या? जैसे आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना और ये विनिमय में स्थिरता लाना, विकास दर को देखते हुए काम करना, तो वही मॉनेटरी पॉलिसी होता है। नहीं, उसी आर्थिक उद्देश्य को प्राप्ति करने के उद्देश्य जो मुद्रा का प्रसार और संकुचन करने का जो प्रबंधन किया जाता है वही मॉनेटरी पॉलिसी कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में मौद्रिक नीति कौन करता था? अभी हम लोग देखें मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है कि विशेष आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति से मुद्रा का प्रसार और संकुचन करने के जो प्रबंधन को ही मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है, जिसमें विशेष आर्थिक उद्देश्य तौर पर किन चीज़ों को ध्यान में रखता है? विनिमय में स्थिरता, यानी लेन देन में स्थिरता रहो, ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा हो कहीं कम हो। उसके बाद आर्थिक स्थिरता भी हो, आर्थिक इनको भी ध्यान में रखा जाता है, विकास दर को भी ध्यान में रखा जाता है, तो ये होगा भारतीय रिजर्व बैंक। 193 के बाद अब हम लोग 194 में आते हैं। 194 में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो अभी हम लोगों ने देखा जो मुद्रा आपूर्ति है वह जो किसके द्वारा किया जाता है मुद्रा का, तो वह हो जाएगा RBI के द्वारा मुद्रा का आपूर्ति किया जाता है, इशू ऑफ करेंसी नोट, तो RBI हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने वाली मुख्य संस्था, आप करा ग्रामीण अवस्थापना के लिए कौन है? नाबार्ड, सहकारी बैंक, तो नाबार्ड ही हो जाएगा। नाबार्ड जो है ग्रामीण ऋण ढांचे के लिए एक सशस्त्र संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाओं जैसे हो गया राज्य भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि का पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करती है, जो पुनः ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण प्रदान करती है, तो वही हो जाएगा ग्रामीण अवस्थापना की कोष के कार्यक्रम के लिए नाबार्ड है, जिसकी स्थापना 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर किया जाता है। 196 में देखिए, भारत में दार्शनिक प्रणाली मुद्रा, देखिए दार्शनिक प्रणाली मुद्रा क्या है ये समझिए पहले। दार्शनिक मुद्रा प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें सभी प्रमाणिक सिक्के
10 के गुणक में होते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि ऐसी मुद्रा प्रणाली को कहते हैं जिसमें विभिन्न मानकों की मुद्राएं किसी मानक एकक के सापेक्ष 10 गुनी या दशांकों में होती है। जैसे हो गया 100 पैसा, हो गया 25 पैसा, यानी 10 के जो वही गुणांक प्रणाली में होता है। तो भारत में दशांक गुणक प्रणाली वह 1957 में चालू किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा वो 1997 में ग्रामीण बैंक की कार्यकारी समूह की सिफारिश के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक की स्थापना किया गया था। बिल्कुल सही है कि आपको सोचिए जो है ग्रामीण बैंक की कार्यकारी समूह जो 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक, तो आपको पता होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ 1975 में की जाते हैं। किसके अनुशंसा पर? वह हो जाता है नरसिम्हा समिति के अनुशंसा पे किया जाता है, जिसमें 5 तो वह 1975 में किया जाता है। पहला ग्रामीण बैंक तो यही होता है ना, तो वही करा 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक। नेक्स्ट 198 में देखिए फेडरल रिजर्व निम्नलिखित में से किस देश का एक वित्तीय संस्था? काफी अच्छा प्रश्न। अब करा फेडरल रिजर्व, अब वित्तीय संगठन है। अब भारत का कौन है? आरबीआई है। तो फेडरल कौन है? ब्रिटेन, कभी मत मारेगा, यूएसए का, ध्यान में रखिए। ब्रिटेन का कौन था? ब्रिटेन का तो खुद ये बैंक ऑफ ब्रिटेन ही होगा, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड कहिए तो वह है ब्रिटेन का। तो इस तरह से यहाँ पर फेडरल का पूछा। 199 में देखिए भारत में निजी क्षेत्र का बैंक निम्न में से कौन सा? अब निजी क्षेत्र का बैंक जो सिर्फ पूंजीपतियों और निजी लोगों के लिए होता है, जो पहले जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो उससे पहले भी तो वो निजी बैंक के रूप में था ना, लेकिन वो आम लोगों और कृषकों को सुविधा दिलाने के लिए, ताकि वो क्या कर सकें, वित्तीय लेन देन और वो सभी सुविधाएं वो प्राप्त कर सकें, जिससे वो उनका विकास हो, इसके लिए वो राष्ट्रीयकरण किया गया। तो निजी बैंकों का निम्न में से कौन सा था? कौन है इसमें? अब देखिए कोटक महिंद्रा बैंक, यही निजी बैंक है। सिंडिकेट बैंक क्या है? अब इसका कब किया जाता है? यह 1969 ईस्वी में किया जाता है। कॉर्पोरेशन बैंक वह 1980 में किया जाता है। फिर आईडीबीआई है, यह 1964 में इसकी, आईडीबीआई को तो पता होगा, पहले 1964 में इसकी स्थापना की जाती है। फिर वो निजी बैंक के रूप में होती है 1990 ईस्वी में। फिर 1990 के बाद शायद 1985 में निजी बैंक होता है। फिर 1990 से 91 में इसको क्या करता है, ये क्या होता है, अनुसूचित बैंक के रूप में किया था। अनुसूचित बैंक वो बैंक होता है, यानी एक तरह के कहिए वो राष्ट्रीयकरण आरबीआई के नियम कानून के अंतर्गत में ही चलाता है। अनुसूचित, गैर अनुसूचित। अनुसूचित बैंक जो भी है लेन देन के लिए, वह साधारण लेन देन के लिए भी आरबीआई से कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन गैर अनुसूचित बैंक वो नहीं कर सकता, सिर्फ विशेष परिस्थिति में कर सकता है। और जो अनुसूचित बैंक होता है उसको सीआरआर रखना होता है किसके पास? आरबीआई के पास, लेकिन अनुसूचित बैंक को वही अपने पास ही रखना पड़ता है। ये अंतर होता है गैर अनुसूचित अनुसूचित, चर्चा पहले हो चुकी है। तो ये सभी जो कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट बैंक होगा। नेक्स्ट 200 में देखिए हमारे देश में बैंकों का द्वारा समानता अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमा स्वीकार किया था? घरेलू सावधि जमा में फिक्स डिपॉजिट होता है। कितने, मैक्सिमम कितने हैं? तो मैक्सिमम 10 वर्षों के लिए किया जाता है। 7 दिन से लेकर आप 10 वर्षों के लिए क्या कर सकते हैं? फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। ये तो कुछ प्रश्न था जिसमें से हम लोगों ने विशेष रूप से जो आज चर्चा की, कुछ आरबीआई के बारे में, कुछ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जाना। फिर हम लोगों ने वायदा बाजार के बारे में समझा कि क्या होता है वायदा बाजार, जिसमें हम लोगों ने देखा 5 केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उसको मान्यता मिला हुआ, जिसमें एमसीएक्स के बारे में पढ़ें, और फिर आगे एनसीएक्स, एनएमएससी और बाकी अन्य के बारे में भी देखेंगे। तो ये तो था हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ प्रश्नों का हल। तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। अब हम लोग अगले टॉपिक पे मिलते हैं।